सो इन दिस लेक्चर वी विल कवर वन पास पेपर क्वेश्चन। फॉल 15 के अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है एसएफएम के पेपर में। और अभी जो हम मर्जर एंड एक्विजिशन के पास पेपर्स की सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने 4 मार्क्स के जो आईसीआई के एग्जामिनर ने क्वेश्चन अडॉप्ट करता है वो भी सॉल्व किए हैं। देन उसके बाद एसएफएम के जो अपने पास पेपर जो रिटर्न अटेम्प्ट के पास पेपर्स हैं वो अभी तक हम सॉल्व सारे करते हुए आ रहे हैं लाइन वाइज। ठीक है। तो आज जो हमने अभी का सॉल्व करना है वो है फॉल 15 का पास पेपर एक। मर्जर एंड एक्विजिशन प्लस बिजनेस बिजनेस वैल्यूएशन दोनों के इसमें कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना लेंथ वाइज देखो काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, लेंथ वाइज ये अच्छा खासा है। और इसी तरीके से हमने पास पेपर में अभी जो 25 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं लेंथ वाइज काफी ज्यादा बड़े होते हैं। लेकिन अगर इसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर कोर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन के और बिजनेस वैल्यूएशन के तो इतना ज्यादा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है ये बोल सकते हैं, क्योंकि लेंथ ज्यादा है और इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इसी तरीके से पेपर में अगेन आ सकता है 25 मार्क्स के लिए। सही है। तो इसको एक ओवरऑल गो थ्रू करते हैं पूरे पहले क्वेश्चन को, फिर इसको सॉल्व की तरफ जाएंगे। सही। तो रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। फिक्शन लिमिटेड इज इन द, अच्छा इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए पहले मैं रीड नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ऊपर से पहले हमें एक आइडिया मिल जाए कि भाई एक्वायरर कौन है, टारगेट कौन है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा तो फिर हमें रिक्वायरमेंट रीड करेंगे तो आसानी हो जाएगी। वरना सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन में क्या करना होता है, रिक्वायरमेंट ही रीड करनी होती है। रिक्वायरमेंट रीड करने के बाद फिर हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। सही है। लेकिन अभी हम थोड़ा ऐसे चलते हैं। फिक्शन लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट होम अप्लायंसेस फॉर द लास्ट 30 years। ड्यू टू लेटेस्ट एडवांसमेंट देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ होम appliances all over the world. Latest home appliances also enable a person to make those things in their home which they cannot afford to purchase. Following are the summarized profit and loss statement of financial position of Fiction Limited। ठीक है भाई, अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि ये फिक्शन लिमिटेड एक्वायरर है या टारगेट है। ठीक है, कोई कोई डेटा गिवन नहीं था, सिर्फ बता दिया कि भाई एक फिक्शन लिमिटेड का बिजनेस चलता हुआ आ रहा है लास्ट 30 ईयर से। अच्छा, उसकी हमें प्रॉफिट एंड लॉस बना के दे दिया। ठीक है, इसमें हमें पता है क्या चाहिए होता है, इसमें हमें ये वाली अमाउंट चाहिए होती है। ठीक है, अर्निंग्स जो चाहिए होती है ना, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये चाहिए होता है बस। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसी फिक्शन लिमिटेड की हमें फिर बैलेंस शीट भी गिवन है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस भी गिवन है, बैलेंस शीट भी गिवन है। बैलेंस शीट से पता है हमें क्या क्या मिल जाता है, यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट से जो जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो पिक कर लेंगे। वैसे मेनली यही होती है कि यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाते हैं हमें कितने हैं। जैसे 60,000 टोटल वैल्यू है, 10 पर ईच है, तो डिवाइड करा के नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या बता रहे हैं। ड्यू टू इंक्रीज डिमांड ऑफ होम अप्लायंसेज इन द कंट्री, फिक्शन लिमिटेड इज नाउ कंसिडरिंग टेक ओवर बेट फॉर अ कॉम्पिटिटर नॉर्मल लिमिटेड। ठीक है, टेक ओवर करना चाहते हैं किसको, नॉर्मल लिमिटेड को। तो इसका मतलब हुआ फिक्शन लिमिटेड जो ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन थी वो एक्वायरर कंपनी है। हम ये एक्वायर करना चाहते हैं किसको, नॉर्मल लिमिटेड को। तो नॉर्मल लिमिटेड हमारी टारगेट कंपनी हो जाएगी। फॉलोइंग आर द समराइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, किसका, नॉर्मल लिमिटेड का, मींस टारगेट जिसको हमें एक्वायर करना है। अच्छा भाई, ये नॉर्मल लिमिटेड की हमें प्रॉफिट एंड लॉस गिवन हो गया। इसमें से भी हम क्या कैलकुलेट, हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ये वाली प्रॉफिट एंड लॉस वाली, ये जो अर्निंग्स होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर देखते हैं। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट से यहाँ से अगेन हम इसके नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद आगे फर्दर चलते हैं, एक गो थ्रू ले रहे हैं बस इस क्वेश्चन का। द मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटेंट ऑफ फिक्शन लिमिटेड, फिक्शन कौन था, एक्वायरर। ठीक है, has prepared projected revenue and expenses analysis of the 5 years for the activity of normal limited। ठीक है, नॉर्मल लिमिटेड की जो कैश फ्लो से रिलेटेड डेटा गिवन था उन्होंने दिया है हमें आफ्टर टेकिंग ओवर बाय फिक्शन लिमिटेड। ठीक है, जब मर्ज हो गए ना तो उसके बाद हमें ये डेटा गिवन दिया नॉर्मल लिमिटेड का। सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इससे हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, मार्केट वैल्यूज। अब वो देखते हैं कि मार्केट वैल्यू कंपनी की फाइंड करनी है या मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड करनी है, वो देख लेंगे। कैसे पता चलेगा, अगर केई से डिवाइड करा रहे हैं तो फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी लेके चलेंगे, अगर वैक से डिवाइड करा रहे हैं तो फ्री कैश फ्लो टू द फर्म लेके चलेंगे, सिंपल। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ फिक्शन लिमिटेड, फिक्शन लिमिटेड अगेन एक्वायरर, नॉर्मल लिमिटेड टारगेट कंपनी।
दोनों के हमें 40 और 50 जो है इसकी मार्केट वैल्यू पर शेयर गिवन है। नॉन करंट लाइबिलिटीज फिक्शन लिमिटेड की कंसिस्ट कर रही है 12% बॉन्ड विथ 4 years टू मेच्योरिटी, पार वैल्यू 100 की है, करंट मार्केट प्राइस 110 की है, अदर इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, ये सारा जो हमें यहाँ तक वाला जो डेटा है जो वैक में हमें IRR कैलकुलेट करने के लिए, पोस्ट टैक्स KD IRR जो कैलकुलेट करने के लिए होता था, वो सब गिवन है। ठीक है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि ना गिवन हो। इजिली IRR यहाँ से कैलकुलेट हो सकता है। तो बेशक अभी ही वीडियो स्टॉप करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे IRR और कितना आ रहा है, फिर अब उसको वैक में यूज कर लेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटेंट गैदर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमें ऊपर IRR मतलब पोस्ट टैक्स KD सॉल्व करने का डेटा गिवन था, ये हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब KE कैलकुलेट करने का डेटा गिवन है। रिस्क फ्री रेट, मार्केट का रिटर्न, नॉर्मल लिमिटेड की इक्विटी बीटा, तीनों चीजें गिवन है। हाँ, ये वाला इक्विटी बीटा नहीं यूज करेंगे, नीचे अभी रिक्वायरमेंट पढ़ के पता चलेगा वो कौन सा यूज करेंगे, देखते हैं। Post acquisition gearing, debt plus capital employed of Fiction Limited is depending upon the final price paid for the normal limited. However, its forecasting gearing is to be between, कितना forecast किया, 20% और 25%। ठीक है, will remain unchanged and it will remain unchanged on acquisition of normal limited। नॉर्मल लिमिटेड को एक्वायर करने के बाद भी यही हमारा रहेगा, फोरकास्टिंग जो हमने की है कि 20% और 25% यही रहेगी, मतलब दो अलग अलग हमें कैलकुलेट करने होंगे। कैपिटल अलाउंसेस मतलब टैक्स जो डेप्रिसिएशन होती है वो हमें बता दिया कि भाई अलाउबल फॉर टैक्सेशन पर्पसेस अगेंस्ट प्रॉफिट, कैपिटल अलाउंस एंड एडिशनल वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली हमें कैलकुलेट करके दे दिया। बहुत अच्छी बात है, वरना हमें मतलब अगर कैपेक्स गिवन होता तो फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट निकालते कैलकुलेट करते, नहीं भाई उन्होंने कैलकुलेट हमें करके दे दिया। जस्ट उठाना है और टैक्स लगा देना इसके ऊपर, टैक्स रेट। सही है, वर्किंग कैपिटल को भी डायरेक्टली वर्किंग में ले जाएंगे। और हमें टैक्स रेट भी बता दिया 32% का है। अब आ जाओ इसकी रिक्वायरमेंट को रीड कर लेते हैं। टू कॉम्पिटिटर्स ऑफ नॉर्मल लिमिटेड, नॉर्मल लिमिटेड जिसको हमने एक्वायर करना है, ठीक है, हैव पी रेशो कितना है, 14:1 और 15:1। बोथ ऑफ दीज कॉम्पिटिटर हैव सेम बिजनेस डेज एज नॉर्मल लिमिटेड यूजिंग पी रेशियो ऑफ कॉम्पिटिटर, यूजिंग पी रेशियो ऑफ कॉम्पिटिटर। देखो, जब एग्जामिनर आपको रिक्वायरमेंट में जो चीज करने के लिए कह रहा है ना, हमें वही करना है। फिर हमें ये नहीं बोलना कि यार हम तो एक्वायरर का पी यूज करते थे। ठीक है, ऐसे नहीं हमने बातें करनी, जो एग्जामिनर ने कह दिया अब हमें वही करना है। उन्होंने, एग्जामिनर ने कह दिया कि भाई पी रेशियो कौन सा यूज करो, कॉम्पिटिटर वाला। कॉम्पिटिटर वाले के पी रेशियो दो हैं, 14 और 15। कैलकुलेट प्राइस पर शेयर ऑफ और रेंज ऑफ प्राइसेस। ठीक है, रेंज ऑफ प्राइसेस क्यों, क्योंकि 14 पे भी कैलकुलेट करना होगा, 15 पे भी कैलकुलेट करना होगा ना, रेंज ऑफ प्राइसेस कैलकुलेट हो जाएंगी बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट। ठीक है, अगेन ये एग्जामिनर ने हमें बता दिया कि भाई नॉर्मल लिमिटेड का जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है ना, वो यूज करते हुए हमें मार्केट प्राइसेस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता ही नहीं है कि भाई सिनर्जी डालें नहीं डालें और जो डिफरेंट चीजें जो होती हैं, भाई लॉस आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है क्या करना है, नहीं। जो एग्जिस्टिंग उनका हमें दिया हुआ है उसको हमने पिक करना है, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को। और एक बार 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगी, एक बार 14 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो मार्केट प्राइसेस आ जाएंगी। सिंपल सी 5 नंबर, कुछ भी नहीं है ये रिक्वायरमेंट है, सही है, कुछ भी नहीं है। अगर हम एग्जाम में अपनी ना करें, जो एग्जामिनर कह रहे हैं वो कर लें, तो इसलिए 5 नंबर्स कुछ भी नहीं है हमारे लिए, इजिली आ जाएंगे। सेकंड में क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट आफ्टर एक्विजिशन ऑफ नॉर्मल लिमिटेड इक्विटी बीटा ऑफ नॉर्मल लिमिटेड इज 1.21 और कैलकुलेट करना है वैक एट 20% और 25% गेयरिंग पे। अच्छा, ये 1.21 दे दिया, इसका मतलब है ये के ही निकालते हुए अब हमें ये वाली इंफॉर्मेशन सारी यूज करनी होगी। इक्विटी बीटा नीचे जो 1.21 वाला है वो यूज करना है, 1.1 वाला नहीं यूज करना। यूजिंग फोरकास्टेड डेटा इज प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट, कैलकुलेट फ्यूचर नेट कैश फ्लोज। ठीक है, ये जो हमें कैश फ्लोज का ऊपर डेटा गिवन था वो, उससे हमें फ्यूचर कैश फ्लोज कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ फिक्शन लिमिटेड ऑल्सो फोरकास्टेड दैट एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज ऑफ नॉर्मल लिमिटेड आफ्टर वर्किंग कैपिटल आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो। ठीक है, ये टर्मिनल वैल्यू के लिए हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि भाई वो एक बार 4% पे टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करो, एक बार 6% पे टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करो, और जब ये सारा कुछ कर लो तो उसको डिस्काउंट भी कर दो 14% पे। यहाँ से कैश फ्लोज आ जाएंगे, यहाँ से टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से हम डिस्काउंट कर देंगे। कैलकुलेट द अबव वैल्यू। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, और ये मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आएगी। क्यों, क्योंकि वैक से डिस्काउंट कर रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी नहीं चाहिए हमें, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू अगर कंपनी होती है उसमें से मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस करेंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी।
दैट्स ऑल। अब इसको हमने एक बार कर लिया गो थ्रू। अब फर्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। और फर्स्ट रिक्वायरमेंट को करने से पहले जो एक हमने अपना फॉर्मेट रेडी किया, वो कितना लेंदी क्वेश्चन है। जो हमने अपना फॉर्मेट रेडी किया हुआ है। ओके, जूम आउट थोड़ा सा कर लेते हैं ना, ताकि इजी हो जाए। ठीक है, अब जो एक हमारे पास फॉर्मेट था, स्टैंडर्ड था, फॉर्मेट नहीं था मतलब स्टैंडर्ड के थ्रू हम एक सॉल्व करते थे। उसमें हमारे पास क्या क्या आ रहा होता था। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है ये बना लेना है हमने। कैसे? हमें सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होंगे। देन उसके बाद हमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो चाहिए होगा। फिर हमें टोटल अर्निंग्स मतलब टोटल प्रॉफिट चाहिए होगा। फिर ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर चाहिए होगा। मार्केट प्राइस पर शेयर चाहिए होगा। और टोटल मार्केट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन से पिक कर लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। और जो रह जाएगा वो खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? हमारे पास एक्वायरर कौन है? फिक्शन। टारगेट कौन है? नॉर्मल। फिक्शन और नॉर्मल। सही है। नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे फिक्शन के? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटीज। ओ, शेयर कैपिटल कितना है फिक्शन का? 60,000 का डिवाइड करा देंगे 10 से, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ओके, तो नॉर्मल के भी नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000 डिवाइड बाई 10। ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स। और उसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस से ये अर्निंग्स मिल सकती है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल सकता है। वो कितना है? 27200। ठीक है, और इसका है 12920। 12920। ठीक है। और हमें क्या मिल सकता है? सबसे लास्ट में हमें मार्केट प्राइस पर शेयर गिवन थी। ये गिवन है, द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ फिक्शन लिमिटेड एंड नॉर्मल लिमिटेड शेयर्स आर 40 एंड 50। तो मार्केट प्राइस भी आ गई 40 एंड 50। ठीक है, ये तीन चीजें क्वेश्चन में गिवन थी। बाकी तीन चीजें हम निकाल सकते हैं। कैसे? हमें ईपीएस चाहिए, अर्निंग पर शेयर चाहिए, तो टोटल अर्निंग को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करा देंगे। ठीक है, अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। यहाँ पे भी टोटल अर्निंग्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करा देंगे, अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगी। हम यहाँ पे पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल दो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी। कैसे? एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर को डिवाइड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करा देंगे, तो पी आ जाएगा। ठीक है, यूज होगा नहीं होगा वो अलग बात है। हमने कैलकुलेट अपने पास करके रख लिया। अगर नीचे इन्फॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कहीं चाहिए होगा, उसको यूज कर लेंगे। सिंपल। सही है। चलो, यहाँ पे टोटल मार्केट वैल्यू कैसे आएगी? मार्केट प्राइस पर शेयर को नंबर ऑफ शेयर से जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो टोटल मार्केट वैल्यू दोनों जगह पे आ जाएंगी। ये हमने एक अपना सिंपल सा फॉर्मेट रेडी कर लिया है। क्या पता है इसमें से इंफॉर्मेशन हमें नीचे काम आ जाए। अब देखते हैं क्या क्या सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। ओके, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, एक बार पी रेशियो हमने यूज करना है 14 का, एक बार पी रेशियो यूज करना है 15 का। आ जाओ, कैलकुलेट कर लेते हैं। पीई रेशियो, सर फॉर्मूला तो बता दें, हमें तो नहीं आता। मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एक बार पी यूज करो 14 का, और मार्केट प्राइस कैलकुलेट करके बता दो। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एम पी एस इक्वल्स टू पीई मल्टीप्लाई बाय ईपीएस। ठीक है, पी एक बार हमने 14 का यूज करना है। अर्निंग्स हमें जो नॉर्मल लिमिटेड की है 12920 की है। इस तरीके से आ जाएगा, 14 × 12920। सही है। ये हमारे पास क्या आ गई? टोटल मार्केट वैल्यू आ गई। हमें तो मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करनी है, तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करा दो। ये मार्केट प्राइस पर शेयर आ गई। सही। ये हमने कैलकुलेट कर लिया एट, कितना था? 14। पीई एट 14। अब हम इसी चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं एक और बार। कितना था? 14 और 15। अब पी कैलकुलेट कर लेते हैं एट 15। पी एट 15। पी एट 15। और
डिवाइड करा दो अगर नंबर ऑफ शेयर से, तो ये पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई भी मसला नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये हमने रिक्वायरमेंट वन सॉल्व कर लिया, कंप्लीट। चलो, रिक्वायरमेंट वन के बाद जो है अब रिक्वायरमेंट टू सॉल्व करते हैं और उसको रीड कर लेते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या थी? मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट आफ्टर एक्विजिशन ऑफ नॉर्मल लिमिटेड, इक्विटी बीटा ऑफ नॉर्मल लिमिटेड एक्सपेक्टेड टू 1.21। वैक कैलकुलेट करना है जब 20% गेयरिंग हो और 25% गेयरिंग हो, मतलब दो बार वैक कैलकुलेट करना है ना, सिंपल। तो आ जाओ वैक कैलकुलेट कर लेते हैं। वैक कैलकुलेट करना कौन सा मुश्किल है? यहाँ पे वैक कैलकुलेट करते हैं, ये रिक्वायरमेंट टू सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 2A, टू एट 20%, जब गियरिंग एट 20% है। सही है। हमें सोर्सेज चाहिए होती हैं, सोर्सेज में इक्विटी आती है, डेट आता है। सही है। और सोर्सेज के बाद हमें मार्केट वैल्यूज चाहिए होती हैं, कॉस्ट चाहिए होती है इनकी, और यहाँ पे हम इसको टोटल कर लेते हैं मल्टीप्लाई करा के। सही है। और यहाँ पे हमारे पास वैक आ जाता है। सेम वैक वाले तरीके से ही मैं करा रहा हूँ, कोई न्यू फॉर्मेट, कोई न्यू तरीका, कुछ भी नहीं, सेम। चलो, हमें बताया कि 20% गेयरिंग है, मतलब जब यहाँ पे हमें परसेंटेजेस गिवन है ना, तो वैल्यूज की तरफ नहीं जाना, हमें परसेंटेजेस डायरेक्ट पे कर लेना। मतलब 20% डेट है, तो 100% यहाँ पे टोटल मार्केट अगर वैल्यू है तो 100 - 80 करेंगे, तो 80% जो है इक्विटी आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब के ई चाहिए, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट मतलब के डी चाहिए, पोस्ट टैक्स के डी। ठीक है, तो हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। तो वर्किंग वन कर लेते हैं। वर्किंग वन परफॉर्म कर लेते हैं, जिसमें हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई कैलकुलेट कर रहे हैं। सही है। के ई, के ई कैसे आ जाएगा? आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा इक्विटी, इस तरीके से हमारे पास के ई आ जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या गिवन था। रिस्क फ्री रेट क्वेश्चन में गिवन था 7%, आर एम था 15%, और बीटा था 1.21। भूल गया मैं। 7, 15, 1.21। 7, 15, 1.21। ठीक है, और आर एम माइनस आर एफ कर लेते हैं, मतलब प्रीमियम अगर कैलकुलेट कर लें तो वो 8 का आ रहा है। यहाँ पे अब हम के ई फाइंड कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमारे पास हैं। आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा इक्विटी। के ई आ जाएगा हमारे पास 16.7। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा इक्विटी। ठीक है, और ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, ओ माइनस हो रही है, देन उसके बाद बीटा इक्विटी से मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो, हमें के ई मिल गया 16.7। के डी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्किंग टू कॉस्ट ऑफ डेट, जो कि यहाँ पे आई आर आर होगा, और जिसको हम पोस्ट टैक्स के डी बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, दोनों तरीके हैं, एक फुल जो दो 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 परसेंटेजेस एज्यूम करके कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगा के, और एक शॉर्टकट तरीका जो हमने अंडरस्टैंड किया हुआ है फॉर्मूला वाला, जिसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट इंटू 1 - टी प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू डिवाइड में एन। एन कितना होगा यहाँ पे? जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, कितने, मतलब उसकी लाइफ कितनी है डेट की, और डिवाइड में मार्केट रिडम्पशन वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2, मतलब एवरेज। इस तरीके से जो है हम
IRR डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले वाले तरीके से। सही। इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगेन इंटरपोलेशन के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इंटरेस्ट इंटू 1 - t चाहिए होगा। इंटरेस्ट कैसे आएगा? अम, किधर गई इसकी इंफॉर्मेशन, डेट से रिलेटेड, यहाँ पे थी ये रही। 12% इसका कूपन रेट है, और 100 की फेस वैल्यू, तो 100 × 12% इंटरेस्ट आ जाएगा। और 1 - t के लिए 32% का टैक्स रेट है। 100 × 12% ये इंटरेस्ट आ जाएगा, इसको 1 - t कर देंगे, पोस्ट टैक्स कर लेंगे, तो ये इंटरेस्ट हो गया। हमें रिडेम्पशन वैल्यू चाहिए होगी और हमें मार्केट वैल्यू चाहिए होगी फॉर्मूले के लिए ना। सारी पहले मैं चीज़ें लिख रहा हूँ क्वेश्चन से निकाल के। मार्केट वैल्यू तो गिवन है 110 की, और रिडेम्पशन वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई, इसका मतलब रिडीम ये पार पे हो रहा है 100, 100 और 110। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो इंटरेस्ट इंटू 1 - t प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय, अच्छा लाइफ कितनी थी वो हमने क्वेश्चन से देखी थी अभी, 4 ईयर्स, वो भी लिख लेनी चाहिए थी, 4 ईयर्स। ये मैंने ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर लिया, इधर ही रखता हूँ। और डिवाइड में रिडेम्पशन वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2। और इन दोनों को जब मैं डिवाइड करा दूंगा तो मेरे पास पोस्ट टैक्स KD आ जाएगा, यहाँ पे 5.4% का। सेट है, 5.4%, इसको हमने यहाँ से पिक कर लिया। पोस्ट टैक्स KD पिक कर लिया है। टोटल इनको कर लेते हैं अब। ये मैंने क्या किया, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करा लिया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा लिया, टोटल कर लिया। और यहाँ पे जब हमने इसको डिवाइड कराया तो 14.4% का हमारे पास क्या आ रहा है। अगर जब 20% की गेयरिंग है तो 14.4% का वैक आ रहा है, सिंपल। तो 20% पे कैलकुलेट किया है, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सही करते हैं। सही है। और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ। अब इसी चीज़ को हमें कैलकुलेट करना है एट 25% जब गेयरिंग होगी, रिक्वायरमेंट टू एट 25%, रिक्वायरमेंट टू एट 20%। सही है, जब 25% होगी तो हमें पता है के तो सेम रहेगा 16.7, अभी हमने कैलकुलेट किया। पोस्ट टैक्स हमने 5.4% कैलकुलेट किया। बस यहाँ पे जो डेट होगा वो 25% का हो जाएगा। जब डेट 25% हो जाएगा तो इक्विटी 75% हो जाएगी, ठीक है, रिमेनिंग इक्विटी हो जाएगी। तो अब हमारे पास कितना आ गया, 13.9 का। ठीक है, अब कितना आ गया, 13.9 का। तो ये हमने रिक्वायरमेंट 2 तक सब सॉल्व कर लिया है, हमने 9 + 5 मार्क्स गेन कर लिए। अब चलते हैं रिक्वायरमेंट सी की तरफ। और इसमें क्या कह रहे हैं, अच्छा यहाँ तक अगर किसी ने अभी तक सॉल्व नहीं किया या स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो या तो वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी करना है। फिर हम रिक्वायरमेंट 3 की तरफ चलते हैं। सही है, इसको मैं अगर और ऐसे कर देता हूँ ताकि ऐसे आ जाए। सही है, अब ये पूरा आ रहा है। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है या इसको सॉल्व करना है तो ऐसे कर सकते हैं। सही है, 1 और 2, रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 2। अब चलते हैं रिक्वायरमेंट 3 की तरफ। 3 में क्या कह रहे हैं, यूजिंग फोरकास्टेड डेटा एज प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैलकुलेट फ्यूचर नेट कैश फ्लोज फॉर द एक्टिविटीज ऑफ नॉर्मल लिमिटेड फॉर द पीरियड 2016 से 20 तक। ठीक है, हमें फ्री कैश फ्लो टू द फर्म कैलकुलेट करना है, क्यों, क्योंकि वैक से डिस्काउंट करना है। तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट 3 सॉल्व कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट 3 के लिए हमारे पास ईयर वन लिख लेते हैं, या कौन से ईयर है, 16 से 20 तक ना, तो 2016 से 20 तक, ये हमारे पास ईयर्स आ गए। सही है। अब इसकी
ये जब हमारे पास ईयर्स आ गए, तो हमें यहाँ पे हमें पता है हम क्या करते थे, सबसे पहले हम कैपेक्स लिखते थे। ठीक है। कैपेक्स से पहले, कैपेक्स तो तब आएगा ना जब हमें डिस्काउंट करना होगा। अगर मैं डिस्काउंट से पहले पहले वाली चीज़ें कर लूँ, मतलब इसको हम मेन वर्किंग रखते हैं और वर्किंग वन परफॉर्म कर लेते हैं आगे फर्दर। सही है। कैश फ्लो की यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। ऊपर मैंने इसलिए अभी यहाँ पे कैश फ्लो की वर्किंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि वर्किंग कैपिटल भी है ना, तो वो कैश फ्लो की वर्किंग में से नहीं आएगा, वो डायरेक्ट यहाँ पे हम लेके आएंगे। वो कैसे लेके आएंगे अभी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेल्स 1,90,000 की, और कहाँ गई? नहीं नहीं, ये वाली सेल नहीं, ये कैश फ्लो वाली सेल पे करनी है। कितनी? 2,20,000। 242,000, 000, 261,360, 274,400, 285,380 सेल्स आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ से लेस हो जाएगा। 9,900, ट्रिपल 99,000, 108,900, 117,612, 123,480, 128,421। उसके बाद कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ओपी लिख लेते हैं इसको, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 30,800, 33,880, 34,000, 35,672, 36,000। ठीक है, यहाँ तक इनको नेट कर लेते हैं। सही है, ये सारा हमने नेट कर लिया। सही है, ये हमारे पास नेट कैश फ्लोज आ गए। नेट कैश फ्लोज पे टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या मतलब वर्किंग करते होंगे कि यहाँ से पहले डिप्रिसिएशन माइनस करते होंगे, फिर नीचे ऐड करते होंगे टैक्स के बाद। तो ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हैं, और फाइनल सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन के साथ आप लोग मैच कर सकते हो। लेकिन मैं इस यही फॉर्मेट फॉलो करता हूँ जो अभी मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। क्या? कि खाली कैश फ्लोज की अलग से पहले वर्किंग करके उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लिया ऐसे। ठीक है, 32% का टैक्स था, इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया। जब ये कर लिया, तो ये मेरे पास कैश फ्लो की वर्किंग खत्म हो गई। सही है, इसमें मैंने ना डेप्रिसिएशन ऐड करी ना लेस करी, कुछ भी नहीं। इसको मैंने सिर्फ वर्किंग परफॉर्म करके, वर्किंग टू का नाम दे देते हैं, ऊपर एक वर्किंग वन की थी हमने। ठीक है, इसको मैंने कैश फ्लोज कैलकुलेट कर लिए। मेन वर्किंग में जब आएंगे, मेन वर्किंग में हमें पता है क्या क्या होता है। सबसे पहले कैपेक्स आ रहा होता है, वो तो नहीं था इस क्वेश्चन में। उसके बाद हमारे पास मेन वर्किंग में वर्किंग कैपिटल आ रहे हैं ना, एडिशनल वर्किंग कैपिटल आ रहे हैं। तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल को पिक कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के ऊपर तो टैक्स नहीं लगना है ना, इसलिए मैं कैश फ्लो की वर्किंग में नहीं लेके गया हूँ। यहाँ पे 42,000, 45,000, 48,000, 50,000, 52,000, ये वर्किंग कैपिटल आ गया। कैश फ्लोज पिक कर लेते हैं। ये रहे हमारे पास कैश फ्लोज 90,200, और ये कंटिन्यू टिल 2020 तक, 129,120,959 तक। जब कैश फ्लोज आ गया, तो इन कैश फ्लोज के ऊपर से जो हमने वर्किंग वन से टैक्स टू से कैलकुलेट किया टैक्स को, वो भी हमने ले आए। ये सारा कुछ साफ सुथरा हमारे पास आ गया। सही है, एक चीज रह गई है। एक चीज क्या रह गई है? ये जो डेप्रिसिएशन थी उसको हमने यहाँ पे जब टैकल नहीं किया, तो सिंपल साफ रखने के लिए मैं ये फॉर्मेट फॉलो करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट इसके ऊपर जो टैक्स होता है ना वो ले आता हूँ। और यहाँ तो आसानी है। आसानी क्या है कि कैपिटल अलाउंस जो है ना हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है, वरना क्या होता, हमें क्वेश्चन में कैपेक्स गिवन होता, और हमें या तो वेटेड वो WDV मेथड के थ्रू या स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू टैक्स पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती, देन उसके ऊपर टैक्स हम लेके आते। लेकिन इजी था, हमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी हुई है, तो इसको इसको जो टैक्स है वो डायरेक्ट मैं ले आता हूँ। ठीक है, ऐसे मैं कर लेता हूँ। टैक्स ऑन डेप्रिसिएशन, बिल्कुल ये फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं जिसको भी करना है। क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस होती है, तो माइनस के ऊपर जब माइनस का टैक्स लगेगा, तो इसका मतलब है टैक्स यहाँ पे प्लस में आ रहा होगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी माइनस में होती है ना, और टैक्स भी जब माइनस करेंगे तो दोनों माइनस माइनस प्लस में आंसर आ जाएगा। वो कितना है? 3 to 500, ये थी मेरे पास डेप्रिसिएशन, इसका 32%। ठीक है, प्लस में कैसे आया किसी को अगर समझ नहीं आ रहा, ये देखो 3 to 500 की ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, मैंने अभी माइनस में लिखी। इसके ऊपर
32% का टैक्स रेट भी लगेगा ना माइनस में। ठीक है, तो ये प्लस में आंसर आ जाएगा 10400 का। इस तरीके से डिप्रिसिएशन आई है। सेकेंड वाली 34,000 इंटू 32%। फिर उसके बाद ये मैं डिप्रिसिएशन यहाँ से पिक कर रहा हूँ, 35 35 35 है नेक्स्ट सारी। 32%, और ये कंटिन्यू टिल 2020। तो इस तरीके से ये सारी हमने वर्किंग कर ली है। ठीक है, अगेन मैं बता देता हूँ, मैंने ये कैश फ्लो की वर्किंग में पहले डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं कराया, बाद में एड ऑन नहीं कराया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने मेन वर्किंग अपनी अलग रख ली। ठीक है, और कैश फ्लोज को अलग से कैलकुलेट कर लिया। कैश फ्लो अलग से कैलकुलेट करके यहाँ पे ले आया, उसके ऊपर टैक्स अलग से कैलकुलेट करके यहाँ पे ले आया, डेप्रिसिएशन का डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या आ सकता है हमारे पास, प्रॉफिट। सही है। और वो कितना आ रहा है यहाँ पे, 42। ठीक है, एक गलती करी यहाँ पे साइन की हमने। ये जो वर्किंग कैपिटल है ये माइनस में आएंगे हमारे पास, तो साइन हमने माइनस नहीं यूज किया। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सारी कुछ सही हो गया। सही है, 29736 का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया, और ये टिल कंटिन्यू 41452 तक ये सारे हमारे पास प्रॉफिट आ गए हैं। सही है। तो जो रिक्वायरमेंट 3 थी वो बस इतनी ही थी कि हमें मतलब 3 मीन्स रिक्वायरमेंट जो सी थी उसमें हमें फ्यूचर के नेट कैश फ्लोज कैलकुलेट करने थे। और अब रिक्वायरमेंट 4 में हमें उसको डिस्काउंट करना होगा, लेकिन टर्मिनल वैल्यू भी पहले लगानी होगी, जो कि 4% पे भी टर्मिनल वैल्यू एक बार कैलकुलेट करनी होगी, फिर एक बार 6% पे टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो इस वाली वर्किंग को मैं यहाँ से ज़रा साइड लगाता हूँ ना, इसका काम हो गया, अब नहीं चाहिए। सही है, ये 3 हो गई। इसको कंटिन्यू करते हैं 4 को, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टर्मिनल नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, एट ग्रोथ एट 4% थी ना। ठीक है, ग्रोथ एट 4% और 6% थी, पहले 4% पे कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे कैलकुलेट होगा, ऊपर से प्रॉफिट को पिक किया। ठीक है, यही कंटिन्यू हो रहा है ना सारा कुछ। अगर ये अलग से रिक्वायरमेंट नहीं होती तो यहीं पे हमने कैलकुलेट कर लेते ना टर्मिनल वैल्यू, अब बस अलग से है तो अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। टर्मिनल वैल्यू वो किस तरीके से आएगी, सारा कुछ है हमारे पास। जैसे ये 41452 कैश फ्लो इंटू 1 - टी। टी कितना है, 4%। 1 - टी मतलब, या 1 - जी कर दो, 1 - जी 4%, डिवाइड में, अगर हमें के ई मतलब वैक नहीं होता, के ई होता तो के ई माइनस जी करते, यहाँ पे वैक है तो वैक माइनस जी करेंगे, लेकिन उन्होंने और अच्छे तरीके से बता दिया कि कौन सा वैक यूज करना है हमने, 14% वाला। सही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऊपर जो आपने कैलकुलेट किया है एक जगह 14.4 एक जगह 13.9, उन्होंने कहा 14% सिंपल यूज करो, इजी कर दिया, 14% माइनस जी कितना है, 4%। तो ये हमारे पास 397 कितना, कुछ मिस्टेक कर रही है हमने, इसको देख लेते हैं। इंटू 1 + 1 प्लस करना था ना जी, हमने माइनस कर दिया। 1 + जी ग्रो कराने ना। ठीक है, अब सही है, 431। पहले हमने इसको 1 - टी कर दिया था। ग्रोथ ऐड ऑन करनी है, मतलब 1 + जी करना था, तो ये थोड़ी सी बस मिस्टेक थी, इसको सेट कर लो। और इन दोनों को नेट कर लो फिगर्स को, ताकि आप डिस्काउंट कर सको। सही है, ये आपने कुछ नहीं बस नेट किया है। अब नीचे आप इसको डिस्काउंट कर सकते हो। डिस्काउंट आपने करना है किस पे, 14% पे। ठीक है, बता दिया उसने रिक्वायरमेंट में कि डिस्काउंट आप करो इसको 14% पे। सिंपल है, यहाँ पे डिस्काउंट कर लेते हैं इसको। 1 + 14% की पावर में -1, -2, -3, -4, -5। ये आप इन सब की प्रेजेंट वैल्यू अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपने प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, और जब इन सब को आप ईयर 0 पे ले आओगे, मीन्स
के एट प्रेजेंट पे ले आओगे तो वो 346,137 की एनपीवी बन जाएगी। ये आपने पीवी कैलकुलेट किया, या आपने एनपीवी कैलकुलेट किया। इस एनपीवी को आप बोलोगे मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, या मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, मार्केट वैल्यू ऑफ होल कंपनी, क्योंकि वैक से डिस्काउंट किया है। ठीक है। अच्छा, सेम इन्हीं सारी चीज़ों को दोबारा अप्लाई करते हैं, क्योंकि अब हमने ग्रोथ जो लगानी है। देखा, मैंने शुरू में कहा था कि कॉन्सेप्चुअल इतनी अंडरस्टैंडिंग इसमें नहीं है, सेम है, और लेंथ वाइज काफ़ी बड़ा है। अगर 6% था ना दूसरा ग्रोथ रेट 6%, अब आओ इसको 6% पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे सारे प्रॉफिट्स अपनी मेन वर्किंग से पिक करने हैं। ठीक है, मैं फॉर्मेटिंग सही करता हूँ फटाफट। ये हमने सारे प्रॉफिट्स पिक कर लिए। अब हमें सिंपल यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि ग्रोथ रेट 6% का कर देता हूँ, बाकी तो सारा कुछ सेम है। तो ये 549,241 का हमारे पास टर्मिनल वैल्यू आ गई। इस टर्मिनल वैल्यू को जब हमने और फर्दर डिस्काउंट करके और इन सबको भी डिस्काउंट कर लिया, तो हमारे पास 407,494 की मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आ गई है। चलो, बेहतरीन हो गया, थर्ड भी हो गई, फोर्थ भी हो गई। लास्ट ई मतलब फाइव रिक्वायरमेंट जो थी, फिफ्थ रिक्वायरमेंट जो थी, कैलकुलेट द अबव वैल्यू ऑफ शेयर्स बाय यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज एज कैलकुलेटेड। जो भी हमने ऊपर कैलकुलेट की है, ये पीवी से जो मार्केट वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। अम, क्या करना है, अबव एट 20% और 25% लेवल ऑफ गियरिंग। वैल्यू ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है, ये मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी थी। ठीक है। अगर इसको हम फाइव रिक्वायरमेंट सॉल्व कर रहे हैं ना, सही। तो फिफ्थ रिक्वायरमेंट के लिए एट, जब हमारे पास 4% की ग्रोथ थी, तो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी ऊपर से पिक करते हैं, कितनी आई थी अभी कैलकुलेट हमने करी, 346,137, 346,137। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, दो बार यहाँ पे मैं क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि दो अलग अलग उन्होंने बताया ना, गेयरिंग लेवल अलग बता दिया कि 20% पे भी और 25% पे भी। अगर डेट यहाँ पे 20% है, और अगर डेट यहाँ पे 25% है, तो इसका मतलब हुआ कि मार्केट वैल्यू अगर मैं इक्विटी कैलकुलेट करूंगा, तो ये टोटल का 80% इक्विटी हो जाएगी, और यहाँ पे टोटल का 75% इक्विटी हो जाएगी। ठीक है, 259,602, 276,909। तो ये हमारे पास एट 4% ग्रोथ पे आ गया। सिमिलरली इसी को अगेन कैलकुलेट करते हैं एट 6% की ग्रोथ। तो 6% की ग्रोथ में मार्केट वैल्यू थी 407,494, और 407,494, 20% डेट, 25% डेट। अगर 20% डेट है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी हो जाएगी, 80%, यहाँ पे 75%, 325,995, 305,620 की। तो दैट्स ऑल फॉर फॉल 15। थोड़ा सा लेंदी इसको हम बोल सकते हैं, काफ़ी सारा बल्कि लेंदी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था। अगर वैग के कॉन्सेप्ट्स पक्के हैं, प्रीवियस चैप्टर्स जो वैग का था, तो यहाँ में तो इस मतलब इस चीज़ में तो बिल्कुल भी मसला नहीं है इस वाले पार्ट में। ठीक है, ये वैग की टेस्टिंग हुई हुई है, ऐसा नहीं है कि वैग अलग से उसने पूछा, वो उसने इसी में क्वेश्चन में डाल के पूछ लिया। ठीक है। ये ऊपर मर्जर एंड एक्विजिशन की टेस्टिंग हुई हुई है, नंबर वन में मर्जर एंड एक्विजिशन की टेस्टिंग हुई हुई है, बेस कॉन्सेप्ट सारे टेस्ट हुए हुए हैं। ये सारी वैग की टेस्टिंग हुई हुई है, सही है। और ये नीचे बिजनेस वैल्यूएशन की टेस्टिंग हो गई। ठीक है, ये सारी बिजनेस वैल्यूएशन की टेस्टिंग हो गई है यहाँ तक। ठीक है। तो कैसा, एग्जामिनर ने एक ही क्वेश्चन में दोनों तीनों चीज़ों को पूछ लिया हुआ। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी मसला होता है बिल्कुल इसको आप अगेन पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, नेक्स्ट पास पेपर में मिलते हैं।